हमारी अगली खबर को आप एक आरोप पत्र यानी चार्जशीट भी कह सकते हैं, और यह चार्जशीट उन लोगों के खिलाफ है जो टैक्स की चोरी करते हैं और भारत को टैक्स चोर लोगों का देश बनाने पर तुले हुए हैं। वर्ष 2015 और 16 के दौरान भारत की 132 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। लेकिन इन 3 करोड़ 70 लाख लोगों में से भी सारे लोग इनकम टैक्स नहीं भरते। इनमें से करीब 99 लाख लोग अपनी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम दिखाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 2,50,000 रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 1 करोड़ 95 लाख लोग अपनी आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच दिखाते हैं, जबकि देश में सिर्फ 52 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी वार्षिक आय 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच दिखाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 52 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 से 10 लाख रुपए के बीच कमाते हैं एक साल में, और सिर्फ 24 लाख लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से ऊपर दिखाई है। यानी भारत में 5 लाख रुपए से ज्यादा की आय दिखाने वाले लोगों की संख्या करीब 76 लाख है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 56 लाख लोग सैलरीड यानी वेतन भोगी हैं, यानी ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी कंपनी की पॉलिसी के तहत टैक्स चुकाना ही पड़ता है, उनकी ये मजबूरी है। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में सिर्फ 24 लाख लोगों की वार्षिक आय 10 लाख रुपए है, उस देश में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 करोड़ 20 लाख कारें बेची गई हैं। ये आंकड़े पिछले 5 वर्षों के हैं। आपको पता होगा कि अक्सर एक कार की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच होती है और लोग 5 वर्ष के बाद ही दूसरी कार खरीदते हैं। लेकिन भारत में हर साल औसतन 25 लाख कारों की बिक्री होती है। इसका मतलब यह है कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो कार तो खरीद सकते हैं लेकिन इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते। दिसंबर 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 48,417 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा दिखाई है। लग्जरी कार्स बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनियां हर वर्ष लगभग 35,000 लग्जरी कार्स बेचती हैं। इन गाड़ियों की उम्र ज्यादा होती है, फिर भी हर साल बड़ी संख्या में लग्जरी कार्स बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के लाखों लोग लग्जरी कार्स चलाने का शौक रखते हैं लेकिन टैक्स नहीं चुकाना चाहते। भारत में सिर्फ 52 लाख लोग अपनी आय 5 से 10 लाख रुपए के बीच दिखाते हैं, लेकिन पिछले वर्ष 2015 में विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 2 करोड़ थी। इसका मतलब है लोग विदेश में छुट्टियां तो मनाना चाहते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरना चाहते। भारत के ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में प्रति 100 वोटर्स में से सिर्फ 7 वोटर ही इनकम टैक्स चुकाते हैं। इस मामले में G20 संगठन में शामिल 18 लोकतांत्रिक देशों में भारत 13वें नंबर पर है, जबकि भारत के मुकाबले नॉर्वे में 100 में से 100 वोटर टैक्स चुकाते हैं। दूसरे नंबर पर स्वीडन है जहां 100 में से 98 वोटर अपना टैक्स चुकाते हैं। इसी महीने गरीबी से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक भारत के सिर्फ 1% लोगों के पास देश का 58% पैसा है और देश के 57 अरबपतियों के पास भारत की 70% आबादी के बराबर की संपत्ति है। भारत में इतनी असमानता है, गरीबों और अमीरों के बीच ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग अपनी तरफ से इस खाई को भरने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। लोग अक्सर सरकार से ढेर सारी शिकायतें करते हैं कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, अस्पताल नहीं देती, स्कूल नहीं देती। इनमें से बहुत सारी शिकायतें जायज होती हैं, सही भी होती हैं, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं चुकाते वो देश की परेशानियों को बढ़ाने का काम करते हैं। वो एक तरह से देश पर बोझ हैं, क्योंकि वो सड़कें, अस्पताल, स्कूल तो उन्हीं लोगों के, उसी देश के इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी सरकार के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। हमारे देश में देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करना एक परंपरा बन गई है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टैक्स चोरी जैसी हरकतों को भी हमने अपनी परंपरा बना लिया है, अपनी आदत बना लिया है। जो लोग अच्छी खासी कमाई के बाद भी टैक्स नहीं चुकाते, वो दरअसल देश के खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि वो देश के संसाधनों का तो उपभोग करना चाहते हैं लेकिन देश की तरक्की में अपना कोई योगदान नहीं देना चाहते, कोई सहयोग नहीं करना चाहते। इस सोच का नतीजा ये होता है कि जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उन पर बोझ
बढ़ जाता है। ईमानदार लोग ये भी सोचने लगते हैं कि जब देश के बेईमान लोगों और टैक्स चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो अकेले ही देश की भलाई के लिए अपनी जेब क्यों कटवाएं। हमें लगता है कि हमारे देश के लोगों को ये स्थिति बदलनी होगी और सरकार को भी विकास कार्यों में तेजी लाकर ये दिखाना होगा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर और सही तरीके से किया जा रहा है। अब हम बजट में की गई उस महत्वपूर्ण घोषणा का डीएनए टेस्ट करेंगे जो हमारे देश के तमाम राजनेताओं को चुभी तो जरूर होगी, उन्हें इसका नुकसान तो होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस घोषणा पर तालियां बजाई हैं और इसका समर्थन भी किया है क्योंकि ये एक मजबूरी है। आज वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि अब देश की राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 2,000 रुपए तक का चंदा ही कैश के रूप में ले पाएंगी। अभी तक ये छूट 20,000 रुपए थी। अगर राजनीतिक पार्टियां 2,000 रुपए से ऊपर का चंदा लेना चाहती हैं तो उन्हें यह भुगतान चेक के माध्यम से या फिर डिजिटल माध्यम से लेना होगा। यानी पार्टियों को 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा देने वालों की पूरी जानकारी अब इनकम टैक्स विभाग को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन के बाद लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी बॉन्ड भी खरीद पाएंगे। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तय सीमा के अंदर ही रिडीम करना होगा। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को नोटिफाइड बैंक्स में अपने अकाउंट्स खोलने होंगे और इसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास रहेगी। पार्टियां बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए ही इन बॉन्ड्स को कैश करा पाएंगी। ये एक बड़ा बदलाव है जिससे चुनावों में इस्तेमाल होने वाले काले धन पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी आय का पूरा ब्यौरा तय समय के अंदर जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने यह कदम चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद उठाया है। चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं लेना चाहिए। नेताओं के ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है और आम आदमी की उम्मीद यही होती है कि नेता पूरी ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन जब यही राजनीतिक पार्टियां, यही नेता अपनी आय की जानकारी नहीं देते तो इन पार्टियों के चरित्र पर शक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के 69% पैसे का यानी 69% चंदे का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। चुनाव सुधारों पर काम करने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भारत की सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों और 51 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की आय का विश्लेषण करके हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए थे। इस रिपोर्ट में 2004 और 5 से लेकर 2014 और 15 के बीच 11 वर्षों के आंकड़े शामिल किए गए। इसके मुताबिक 2004 से 2015 के बीच इन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की कुल आय 11,367 करोड़ 34 लाख रुपए थी। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियां और 51 क्षेत्रीय पार्टियों की 69% आय का कोई हिसाब किताब नहीं है और ये रकम कुल मिलाकर बनती है 7,832 करोड़ रुपए। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस के 83% चंदे का कोई हिसाब नहीं है, बीजेपी के 65% चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं है, समाजवादी पार्टी के 94%, बीएसपी के 100% और शिरोमणि अकाली दल के 86% चंदे का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अब आप सोचिए, जब ये तमाम पार्टियां चुनाव जीतकर सत्ता में आती होंगी और अपनी सरकार बनाती होंगी तब ये क्या करती होंगी। लेकिन राजनीतिक चंदे से जुड़े नए नियमों के लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में काफी सुधार आने की संभावना है। हालांकि वित्त मंत्री ने देश की राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि वो चंदा लेने के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी सीख ले सकती हैं। बराक ओबामा ने वर्ष 2012 में अपने प्रचार अभियान के दौरान करीब $690 मिलियन यानी 4,651 करोड़ रुपए का चंदा डिजिटल माध्यम से हासिल किया था। ऐसा करने के लिए ओबामा ने तकनीक के जानकार लोगों की एक टीम बनाई। उन्होंने राजनीतिक लोगों को इस टीम से बिल्कुल दूर रखा और इस टीम के लोगों ने ओबामा के लिए डिजिटल माध्यम से चंदा जमा किया। हमने बजट में राजनीतिक चंदे को लेकर किए गए ऐलान और बराक ओबामा की डिजिटल डोनेशन का एक तुलनात्मक अध्ययन आज किया है, जिसे आपको आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये आप सबके लिए एक नई तरह की तुलना है। The maximum amount of cash donation that a political party can receive
will be 2,000 from any one source. देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन क्या देश के लोगों का साथ राजनीतिक पार्टियां देंगी? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऐलान किया कि राजनीतिक पार्टियां 2,000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन कैश में नहीं ले पाएंगी। लेकिन क्या यह ऐलान देश की राजनीति में एक स्वच्छता मिशन की शुरुआत करेगा? Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. Political parties continue to receive most of their funds through anonymous donations, which are shown in cash. In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2,000 from any one source. B. Political parties will be entitled to receive donations by check or in the digital mode from their donors. This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding while preventing future generation of black money. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 11 वर्षों के दौरान 69% चंदा गुप्त दानदाताओं से हासिल किया है। यह चंदा 20,000 रुपए से कम की शक्ल में था, इसलिए इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। सवाल यह है कि क्या नया कानून इसमें सुधार लाएगा? वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि देश की राजनीतिक पार्टियों को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने वर्ष 2012 में 50 और $100 का चंदा भी डिजिटल माध्यम से हासिल किया था। ओबामा साहब ने अपने चुनाव में छोटे छोटे डोनेशन मिलियन लोगों से इकट्ठे किए। मतलब कोई आदमी $100 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, और किसी का एहसान नहीं है और नेट पे आते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तानी पार्टीज को वो शुरू करना पड़ेगा। उसका मैंने प्रावधान डिजिटल पेमेंट्स का किया इसमें। तीसरा, चुनाव आयोग का कहना था कि 20,000 तक फर्जी नाम बहुत बन जाते हैं, इसको और कम कीजिए, इसको और कठिन कीजिए। 2,000 से ज्यादा पे हमने तो 2,000 से ज्यादा पार्टी ले ही नहीं सकती। गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी, स्कीम के तहत नोटिफाइड बैंक होगा। मान लीजिए स्टेट बैंक नोटिफाइड है, आप उस बैंक से चेक पेमेंट से या डिजिटल पेमेंट से कोई भी डोनर बॉन्ड खरीद सकता है, वो बेयरर होगा। वो बॉन्ड कहां इन कैश होगा? एक सीमित 30 दिन का समय दिया जाएगा। मैं 30 दिन उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, बहुत छोटा समय। रिडीमेबल कहां होगा? हर पार्टी को, हर रजिस्टर्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी को अपना एक अकाउंट चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। वन पार्टी वन अकाउंट। लेकिन क्या भारत के नेता ओबामा जैसी हिम्मत दिखा पाएंगे? वर्ष 2012 में ओबामा ने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई और उन्हें डिजिटल माध्यम से चंदा जमा करने का जिम्मा सौंपा। इस टीम ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक टेक्नोलॉजी फील्ड ऑफिस खोला और डिजिटल डोनेशन जमा करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। इस टीम ने कैंपेन के दौरान 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा डिजिटल तरीकों से जमा किया। वर्ष 2014 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक बड़े दानदाताओं द्वारा दी जाने वाली डोनेशन की सीमा पर लगी रोक हटा दी गई थी। इसके बाद बराक ओबामा ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। This week, the United States Supreme Court handed a huge victory to the special interests and their lobbyists, and a powerful blow to our efforts to rein in corporate influence. This ruling strikes at our democracy itself. This ruling opens the floodgates for an unlimited amount of special interest money into our democracy. It gives the special interest lobbyists new leverage to spend millions on advertising to persuade elected officials to vote their way or to punish those who don't. सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी इच्छा शक्ति दिखा सकती हैं? हालांकि फिलहाल सभी पार्टियां इस फैसले का स्वागत कर रही हैं और उनके पास इसके अलावा शायद कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं।
पक्ष में पॉलिटिकल फंडिंग की सफाई हो, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम उस विषय पर हम जरूर उनके साथ हैं। फंडिंग अच्छा कदम है, अच्छा कदम है, सब पार्टी पर लागू होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां बहुत आलोचना होती थी, तो आज ये इस कदम की मैं प्रशंसा करता हूं। 20,000 से ऊपर का हिसाब रखना पड़ता है और ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता है, उसी तरह से 1 रुपया भी लीजिए तो उसका भी हिसाब रखिए और उसको सार्वजनिक कीजिए कि हमने फला आदमी से 1 रुपया लिया। तो मैं ये पूछना चाह रही, यूपी में ये 2000 पर चेक पेमेंट में इलेक्शन चल रही है क्या वहाँ यूपी में? अरे ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। कुछ असर नहीं पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी के बगैर। वो सारे डोनेशन में आप देख सकते हो, और भी रास्ते निकाल लेंगे। अभी 20 या 2000 है, तो जो अननोन सोर्स से आता है उस पर क्या फर्क है, क्या होने वाला है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना। भारत के नेता चाहें तो बराक ओबामा जैसे पॉलिटिकल लीडर से प्रेरणा ले सकते हैं और राजनीति को स्वच्छ और जवाबदेह बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।